अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांतों में बहुत सारे सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, जैसे सामाजिक समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत आदि आदि। अभी जो हम विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो है हमारा राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। जब हम सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ही हॉब्स, लॉक और रूसो का वर्णन या विचार दिखाई देने लग जाते हैं। राज्य संबंधी संपूर्ण दर्शन का अध्ययन करने की दृष्टि से राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते का सिद्धांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक स्वतंत्रता आंशिक या पूर्ण रूप से लुप्त हो जाती है और इस स्वतंत्रता के बदले में उसे राज्य व कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त होता है। जब हम सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो विचारक है वो है थॉमस हॉब्स। हॉब्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेवियाथन में इस सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत के आधार पर एक निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। हॉब्स इंग्लैंड का महान दार्शनिक था और उसके विचारधारा पर दो बातों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहली बात तो ये कि उसके मन में व्याप्त भय की भावना और दूसरी बात राजवंश के व्यक्तियों से उसका संपर्क। हॉब्स का कहना है कि आर्मेडा के वर्ष में उसकी जननी ने दो जुड़वाओं को जन्म दिया है, उसे तथा भय को। भय के इस साम्राज्य ने उसे डरपोक बना दिया और उसमें सभी प्रकार के संघर्षों को नितांत अनुचित समझने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी। जिस समय हॉब्स का जन्म हुआ, इंग्लैंड का गृह युद्ध, जिसमें चार्ल्स प्रथम की हत्या इसने अपनी आंखों से देखा और इस गृह युद्ध के परिणाम स्वरूप कानून और व्यवस्था समाप्त होकर अराजकता फैल चुकी थी और इसका प्रभाव हॉब्स के मन पर इतना अमिट पड़ा कि सोच विचार के बाद में भी उसने ये अनुभव किया कि यदि राजा का शासन न रहे तो किसी भी समाज में अराजकता फैल सकती है जो अत्यधिक भयंकर और विभत्स होती है। इसने सामाजिक समझौतेवादी सिद्धांत की जो व्याख्या की है वो है, सबसे पहले इसने वर्णन किया है मानव स्वभाव। हॉब्स के समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हो रहा था और संघर्ष की इस अवस्था ने हॉब्स के सम्मुख मानव स्वभाव का घृणित पक्ष ही रखा। तो उसने ये अनुभव किया कि मनुष्य एक स्वार्थी, झगड़ालू तथा अहंकारी प्राणी है जो सदा ही शक्ति से स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो हॉब्स ने मानवीय प्रकृति की विशेषता ये बताई कि निजी स्वार्थ, असीमित और अनंत इच्छाएं, सुरक्षा की भावना, भय, युद्ध तथा संघर्ष, अहम की प्रवृत्ति आदि। तो जब हम ऐसे मनुष्य की स्वभाव की प्रवृत्तियां देखते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की प्राकृतिक अवस्था भी कैसी होगी। तो वैसे ही प्राकृतिक अवस्था होगी जैसे लोग ऐसी प्रकृति के होते हैं, स्वार्थी, झगड़ालू, अहंकारी। व्यक्तियों के जीवन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने से मनुष्य का शत्रु की दृष्टि से देखने लग जाता है। भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगलने की चेष्टा करने लगते हैं। न्याय, अन्याय, उचित,
अनुचित, सही गलत किसी का भी कोई ज्ञान नहीं। ऐसी प्राकृतिक अवस्था जैसे शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी, जो कोई भी कुछ भी ले सके और जितनी देर अपने पास रखने का समर्थ हो वह उतने समय उसका हो जाता है। तो हॉब्स के अनुसार ऐसे समय में जब मनुष्य एक शक्ति के बिना रहते थे और उन्हें भयभीत बनाए रखे और वे इसी अवस्था में रहते थे जिसे युद्ध कहा जाता है, और एक ऐसा युद्ध जो प्रत्येक मनुष्य की ओर से प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध होता। ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों का ज्ञान, समाज आदि के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो ऐसे में मनुष्य का जीवन कैसा हो गया? बिल्कुल एकांकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षणिक। प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत केवल आत्मरक्षा के नियम ही प्रचलित थे। अब हमने देखा कि जब मानव का स्वभाव ऐसा, प्राकृतिक अवस्था ऐसी, तो उन्होंने क्या किया? ऐसी अवस्था ये कारण बन गई समझौते के। तो जीवन और संपत्ति की असुरक्षा ने या आरक्षा ने, मनुष्य और संहार के इस भय ने व्यक्ति को यह विचारने के लिए मजबूर कर दिया या प्रेरित कर दिया कि इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत होना चाहिए, और इसका उद्देश्य, इसी उद्देश्य से व्यक्ति एक राजनीतिक समाज के निर्माण की ओर भी प्रेरित हुआ। अब इस नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सभी व्यक्तियों ने एक समझौता किया। अब इस समझौते का स्वरूप कैसा था? यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष समूह से किया, जिसमें व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार इस व्यक्ति अथवा इस जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूं, और तुम भी अपने सब अधिकार इसको सौंपोगे। तो इस तरह से उसके सभी कार्यों को स्वीकृति दोगे। ये था एक समर्पण का भाव, अधिकारों का समर्पण, पूर्ण रूप से समर्पण एक व्यक्ति या सभा के प्रति। तो वो व्यक्ति और सभा जो थी वो उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई, और यहीं से राज्य का श्री गणेश माना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत शासक कोई पक्ष नहीं है, और यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक भी नहीं है। तो शासक समझौते का एक पक्ष न होकर समझौते का परिणाम होने के कारण उस पद समझौते से कहीं अधिक उच्च है। समझौता जो हुआ था वो निरंकुश, अटल और अखंड है। तो इसी तरह हम मान सकते हैं कि हॉब्स के लेवियाथन की जो विशेषता है वो निरंकुश, अदेय, अटल, अखंड है। अब इस नवीन राज्य का जो स्वरूप हुआ या नवीन राज्य का जो रूप हुआ वो हम देखेंगे। हॉब्स ने अपने समझौते के आधार पर एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है, क्योंकि हमने देखा कि वो सभी व्यक्ति अपने अधिकार उस व्यक्ति को सौंप देते हैं, संस्था को सौंप देते हैं, सभा को सौंप देते हैं। तो वो क्या बन गया? एक निरंकुश राजतंत्र। तो हॉब्स ऐसे समझौते के आधार पर एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है, जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। शासित वर्ग को शासक के विरुद्ध विद्रोह करने का भी अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार हॉब्स समझौते के परिणाम स्वरूप एक निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। कई विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है। वो है मानव स्वभाव का विश्लेषण एकांकी, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन अवास्तविक और अतार्किक, भय के आधार पर राज्य की स्थापना संभव नहीं है। आलोचकों का यह मानना है कि भय के आधार पर राज्य की स्थापना संभव नहीं है। स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन की स्थापना की जाती है इसमें, और राज्य तथा सरकार में भी अंतर नहीं करता है। ये सारी हमने आलोचना देखी है हॉब्स के राजनीतिक विचारधाराओं की या हॉब्स के सामाजिक समझौतेवादी की, लेकिन उसका महत्व भी कम नहीं है। राजनीतिक के विचार क्षेत्र में तर्क एवं बुद्धि का समावेश किया, और इसने मिथ्या धारणाओं, अंधविश्वासों के आधार पर विचार करने की प्रवृत्ति का अंत किया।
विधि और संप्रभुता की आधारशिला रखने का कार्य किया। यह पहला अंग्रेज दार्शनिक था जिसने सामाजिक व्यवस्था और अनुशासन को महत्वपूर्ण स्थान दिया और राजसत्ता को सर्वोपरि और अविभाज्य बताया। राज्यों के नागरिकों के लिए उसके आदेश की पालना अनिवार्य होता है। तो कानून की व्यवस्था ने को भी इसने महत्व दिया है। उसका ग्रंथ लेवियाथन निरंकुश संप्रभु शक्ति का वर्णन करते हुए इस विचार की मान्यता दी है कि राज्य लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। अब अगले हम वीडियो में लॉक की सामाजिक समझौतेवादी विचारधारा को देखेंगे।